नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नोटबंदी को लेकर पिछले 6 सालों में राहुल गांधी ने न जाने क्या क्या आरोप सरकार पर लगाए, लेकिन राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार को राहत दी है 4-1 के बहुमत से। देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया। 2-2 कहा है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, आर्थिक फैसला था जिसे पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस एक जज की असहमति को सरकार पर तमाचा बता रही है, कह रही है नोटबंदी अपने मकसद में पूरी तरह से असफल रही। लेकिन सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया है तो क्या अब भी इस पर राजनीति होनी चाहिए? क्या राफेल की तरह नोटबंदी का मुद्दा भी विपक्ष खासकर राहुल गांधी के हाथ से फिसल गया है? इससे पहले कि गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत आमने सामने हो बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर यह रिपोर्ट। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, उन सबको खत्म कर दिया। काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय। नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाने वालों के लिए नए साल का दूसरा दिन अच्छा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया तो दिसंबर में 15% ज्यादा जीएसटी मिलने से सरकार का खजाना भर गया। नोटबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बेदाग निकलने पर बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने ये कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को सुनाना शुरू किया। आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। लेकिन कांग्रेस इस फैसले से असहमति जताने वाले जज के बयान को प्रमुखता से उछाल रही है। 5 में से सिर्फ जस्टिस बीवी नागरत्ना इस फैसले से सहमत नहीं थी। उन्होंने इस फैसले को गैर कानूनी बताया और कहा कि इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाना चाहिए था। पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने तुरंत ट्वीट कर लिखा, 4-1 के बहुमत से दिए गए फैसले ने इस सवाल को स्पष्ट कर दिया है कि क्या नोटबंदी के उद्देश्य हासिल किए गए। हमें खुशी है कि अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितता की ओर इशारा किया है। ये सरकार पर एक तमाचा है। असहमति का फैसला अदालत के इतिहास में दर्ज प्रसिद्ध असहमति में शुमार होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी के असर को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही या नहीं, इस पर अदालत ने कुछ नहीं कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। मैं कांग्रेस के लोगों पर क्या बोलूं? थोड़ा सा लिख पढ़ करके बोला करें ना। कोर्ट के सामने कोई पॉलिसी जाती है तो कोर्ट क्या देखती है? क्या यह पॉलिसी असंवैधानिक है? नंबर 1। क्या इसकी प्रक्रिया में कोई विसंगति है? नंबर 2। क्या यह आर्बिट्ररी है? तो कोर्ट ने सब पाया कि सही इंटेंशन है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में अफरा तफरी मच गई थी। सरकार की तरफ से आनन फानन में सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 50 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) के गलत इस्तेमाल का दावा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है
लेकिन आपको मैं बताना चाहूं उन्होंने भी क्या कहा है, द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशन्ड। इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी, इट वॉज वेल इंटेंशन्ड। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के पीछे काले धन पर लगाम लगाने का हवाला दिया। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इस पर विवाद खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, आपसे पहला सवाल है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिस तरह से नोटबंदी को लागू किया गया उस पर मुहर के तौर पर नहीं माना जा सकता है। आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस पूछ रही है क्यों? जो उसके बाद हुआ वो देश के सामने है। जो कुछ हुआ, जो उसकी प्रक्रिया का अंजाम हुआ, उस पर मुहर नहीं माना जा सकता सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपका जवाब। अंजना जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज का ये जो फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ होती है ये अक्सर 2 जजेस की होती है। यहाँ एक संवैधानिक पीठ बैठी थी 5 जजेस की, और 5 में से 4 जजेस ने जो फैसला दिया है वो मोहर लगाई है जो नोटबंदी का फैसला लिया गया, और जो 58 याचिकाएं थी उनको रद्द किया गया। अब देश का कानून क्या है ये दर्शकों के लिए बता रहा हूं। देश का कानून वही है जो 4 जजेस मेजॉरिटी ओपिनियन है, वो नहीं है जो एक जज ने कहा है। पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी जो फैसला लेते हैं वो देश हित में होता है, वो संविधान का पालन करके होता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे मुहर लगा दी है। आज का फैसला एक और बात बताता है अंजना जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल केवल विरोधी पार्टी बन गए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है संविधान से। जो फैसला सरकार ले रही है वो देश के हित में है या नहीं है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि पी चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, और उनके ट्वीट पे मैं आऊंगा, वो बात करते हैं एक जज ने जो फैसला सुनाया है जो कानून नहीं है देश का, लेकिन जो 4 जजेस ने कहा है उसको नहीं मानते। दूसरी राजनीतिक बड़ी बात कर दूं अंजना जी, आप याद करिए 2 मोहर लगना जरूरी होता है। राजनीति में एक राजनीतिक मोहर होती है। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और बाकी प्रदेशों के चुनाव में, और 2019 के चुनाव में लोकसभा में राहुल गांधी ने ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। आपको पता है ना, उत्तर प्रदेश में 2017 में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ, 2019 में कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ। वो एक मोहर थी, वो राजनीतिक मोहर थी, वो जनता ने लगाई थी। दूसरा, आज न्यायिक मोहर लगी है, ठीक है, कि जो ये फैसला लिया गया ये न्याय संगत था, ये संवैधानिक दृष्टि से सही था। और मैं समझता हूं उसके बाद भी अगर ये लोग आरोप लगाएंगे तो ये स्पष्ट कर देते हैं कि इनका विश्वास न्यायपालिका में भी नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन एक बार सुप्रिया जी जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आएंगे। जब पी चिदम्बरम साहब, पूर्व वित्त मंत्री, सुप्रिया जी कोट करते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना को, क्योंकि उन्होंने डिसेंट करा, उन्होंने अपनी बात कही, वो कह रही हैं कि इसमें उनको कुछ खामियां दिखी। भागते भूत की लंगोट सही, ये मुहावरा है, वैसा ही मामला दिखता है। मामला तो फैसले का माना जाएगा ना, जो बहुमत से फैसला आएगा उसमें एक कोर्ट अगर जज अगर डिसेंट करती है उसको पकड़ लेना कितना सही है? सबसे पहले तो अंजना जी, आपको, गौरव जी को और आपके तमामों दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2023 में पहला शो हम लोग साथ में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लाजमी है कि हम सब लोग एक दूसरे की कुशल क्षेम की कामना करें। देखिए, ये एक बड़ा जजमेंट है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जजमेंट आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 का पालन क्या हुआ या नहीं हुआ उस पर था। ये जजमेंट नोटबंदी की प्रक्रिया पर था, उसके परिणाम, उसकी प्रणाली पर नहीं था। यह बताना यहां पर जरूरी है। मैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जजमेंट में नहीं जा रही हूं, क्योंकि एक जज ने इसमें डिसेंटिंग नोट दिया जिसको आप भागते भूत की लंगोटी कह रही है, मैं उसमें नहीं जा रही हूं। मेरा अपना मानना है कि जो जजमेंट आया है, और यह सर्वविदित है, द क्वेश्चन वाज वेदर
सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 हैज बीन फॉलोड। कोर्ट ने कहा है कि इसमें दिक्कत नहीं है, वो फॉलो हुआ है। लीगैलिटी टेक्निकल राउंड्स पे ये ठीक है। कोर्ट ने बिल्कुल स्टीयर क्लियर किया है इसके ऑब्जेक्टिव्स पर, इसकी प्रणाली पर। जो माइनॉरिटी जजमेंट की आप बात कर रही हैं, उन्होंने तो यह भी कहा है कि ये 24 घंटे में लिया हुआ फैसला है, इस पर सदन की मोहर लगनी चाहिए थी और ये एक लॉपसाइडेड फैसला दिखाई देता है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी। मैं एक काउंटर सवाल पूछती हूं, और तब मैं जर्नलिस्ट थी और एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट थी, और रोज रोज हम लोग डिमोनेटाइजेशन पर शोज करते थे। हमें 4 चीजें बताई जाती थी, गोल पोस्ट चेंज होता रहा। सबसे पहले बोला गया ये कैशलेस इकोनॉमी बनाएगा, फिर बोला गया ये टेरर फंडिंग बंद करेगा, फिर बोला गया ये काला धन कम करेगा, और फिर बोला गया कि नकली नोट इससे बंद हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं इन 4 चीजों पर जवाब दूं, मैं एक ही सवाल पूछती हूं। भारतीय जनता पार्टी की जैसी चाल और चलन है और जैसा उनका व्यवहार है, कोई भी चीज वो करते हैं तो बड़े ग्रैंड स्केल पर करते हैं, खूब अपनी पीठ ठोकते हैं, खूब सीना ठोकते हैं, अपनी शाबाशी खूब देते हैं। 8 साल में 2016 के बाद 6 साल तक उन्होंने सरकार की हर साल एनिवर्सरी मनाई। नोटबंदी का नाम कहीं नहीं आया। नोटबंदी का श्रेय तो मोदी जी भी नहीं लेना चाहते उस तुगलकी फरमान के बाद। वो ऐसा डिसीजन जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। 8.3% पे ग्रो हो रही थी, हमने इनको अच्छी अर्थव्यवस्था दी थी, उसको 4.1 पर डिमोनेटाइजेशन से ले आए कोविड आने से पहले। पहली बात मैं ये करना चाहती हूं, और उससे भी जरूरी बात एक ये करना चाहती हूं कि बीजेपी खुद ही डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी की बात नहीं करना चाहती आज, हमारी तो आप बात छोड़ दीजिए। एक और बात यहां पर जरूरी है कहना, इन्होंने क्या कहा था, इससे कैशलेस इकोनॉमी बनेगी। आपको पता है आज कैश इकोनॉमी में कितना है, करीब 31 लाख करोड़ रुपए। 2016 में कितना था आपको पता है, 17 लाख करोड़ रुपए। 17 लाख करोड़ रुपए डिमोनेटाइजेशन से पहले, डिमोनेटाइजेशन के बाद अब 31 लाख करोड़ कैश है। ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, 1 मिनट, दूसरी बात इन्होंने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा। काला धन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपए जमा है, जो 14 साल में सबसे हाई है। ये सारी बातें आप भूल जाइए, ये सब तो चलिए टेक्निकल बातें हैं, इनको दिक्कत होती है। आपको पता है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ अंजना जी, और जब लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगे और लाइन में लगे लोगों की मृत्यु भी हुई, ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आपके दर्शकों को सुनना भी चाहिए, और आपने इस पे मुझे पूरा निसंदेह मैं जानती हूं रिपोर्ट भी किया होगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 99.3% पैसा जो डिमोनेटाइज हुआ था, 500 और 1000 रुपए के नोट, वो वापस बैंकों में आ गए। और आपको पता है औसतन पैसा कितना लोगों का आया, 80 लाख रुपए औसतन। मतलब अमीरों ने अपना पैसा लॉन्डर करके बैंक में वापस कर दिया। डिमोनेटाइजेशन की नई करेंसी छपने में ज्यादा खर्चा हुआ, जबकि पैसा 99.3% पैसा वापस आ गया। तो ये डिमोनेटाइजेशन किसके लिए किया गया था, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बिठाने के लिए, लोगों को बेरोजगार करने के लिए, कल कारखाने बंद करने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साधी हुई है और एक शब्द नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी शर्म होगी तो माफी मांगेंगे ये इस बेरोजगारी और इस इकोनॉमिक आतंक और तुगलकी फरमान के लिए। ठीक है गौरव जी, तमाम आरोप जो उन्होंने लगाए, ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए, अब सुप्रिया जी जवाब सुनिए। तमाम आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उसके जवाब दीजिए, और एक बात जरूर बताइएगा, चलिए मैं क्या काला धन खत्म हो गया? पिंक इज द न्यू ब्लैक, ये मुहावरा चलता है सर। अब गुलाबी नोट 20 करोड़ तो पार्थ चैटर्जी के घर से आप ही लोग दिखा रहे थे, कितने नोटें वहां पर से बरामद की गई हैं। काला धन खत्म हो गया क्या? इसे तुगलकी फरमान बता रही हैं वो आज भी। गौरव जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अंजना जी चलिए शुरू सबसे पहले इसी से करते हैं, जो शब्द आपने कहा तुगलकी फरमान। देखिए आज जो प्रक्रिया का पालन हुआ वो संवैधानिक है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी ना। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, यही शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाने के लिए करते थे। तुगलकी फरमान है, रात में घोषणा कर दी, किसी से पूछा नहीं। आज सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आप देखिए, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि आरबीआई की राय भी ली गई, और अगर आरबीआई की राय ली गई
और संवैधानिक दृष्टि से जो प्रक्रिया का पालन होना था वो किया गया, तो पहले तो राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि वो गलत थे जब वो कहते थे कि ये तुगलकी फरमान है। दूसरा, आप बताइए क्यों नहीं आज पूछा जाएगा, चाहे जयराम रमेश का वक्तव्य हो जो मेरे हाथ में है यहां पे, और चाहे पी चिदम्बरम के ट्वीट हों। अंजना जी, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है, 4 जजेस कानून बताते हैं देश को, लेकिन माइनॉरिटी ओपिनियन कोट करके देश को गुमराह किया जाता है और कहा जाता है कि केंद्र सरकार की कलाई पर थप्पड़ पड़ा। अगर एक जज की ओपिनियन जो कि कानून नहीं है, और मैं खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, अगर कलाई पर थप्पड़ है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के गाल पे कितने थप्पड़ पड़े हैं गिनिए। 5 में 1 हटाइए, 4 थप्पड़ पड़े हैं। अब वो 4 थप्पड़ से कांग्रेस पार्टी का चेहरा सूजा है या नहीं सूजा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे हाथ में, मैंने ये बात पहले भी उठाई, आज न्यायिक रूप से मुहर लगी है, इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। 2019 में ये बात इन्होंने बार बार कही कि एमएसएमई खत्म हो गया, किसानों के लिए जो कर्जा मिलता था इनफॉर्मल इकोनॉमी से, उसमें दिक्कत आ रही है। और एक ये 4 जगह अलग अलग बातें कही थी, मैं एक लाइन पढ़ देता हूं। दूसरी ओर मोदी जी ने मनमाने ढंग से अकेले ही नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी से उत्पादन समाप्त हो गया। अब आप मुझे बताइए, राजनीतिक तौर पे भी क्या ये चुनाव नहीं हारे थे? तो राजनीतिक और न्यायिक तौर पे और नैतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तब भी और आज भी। कालाधन पे कुछ नहीं बोल रहे सर, चाहता हूं जो शब्द सबसे ज्यादा पहले सुनते थे कालाधन, तो आप लोग भूल ही गए अब बोलना। कालाधन पे आइए ना सर, कालाधन खत्म, कालाधन। हाँ, चलिए मैं काले धन पे आ जाता हूं। आप इतने अच्छे से पूछेंगी तो हम क्यों नहीं उत्तर देंगे। देखिए फायदे क्या हुए मैं आपको बता देता हूं। आज रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहले एक इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, काले धन की इकोनॉमी, अब क्या हुआ है, एक फॉर्मल इकोनॉमी का क्रिएशन हुआ है। और मैं आपको जजमेंट का नाम बता के बताता हूं। स्विस रिबन्स नाम का एक जजमेंट है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंसॉल्वेंसी कोड लाई, उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए हमने काले धन के कलेक्ट किए, ये निकाले लोगों से, ये सत्य है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिंदु भी उठाया गया है जो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ करीब 18% का। तीसरा आरोप अंजना जी जो इन्होंने लगाया कि इकोनॉमी बैठ गई, तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि जिस वर्ष नोटबंदी हुई उस वर्ष का जीडीपी ग्रोथ 8.3% रहा। 2016-17 का आंकड़ा दे रहा हूं। और यह भी बताना चाहूंगा कि 84 लाख करोड़ यूपीआई के ट्रांजैक्शन केवल फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुए। तो आप बताइए, अभी 4 बिंदु रखे हैं, आगे और रख दूंगा। क्या ये नहीं दर्शाता कि जो काला धन रखते थे, जो गलत लोग थे, भ्रष्टाचार करते थे, आज वो डरे हैं। और जब मैं भ्रष्टाचार करने वाले के डरने की बात करता हूं, तो गांधी परिवार से ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार कोई नहीं है, क्योंकि 3 सदस्य इनके बेल पर बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पर, तभी ये इस फैसले का स्वागत नहीं कर पा रहे। अब मैं अंत में एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है अंजना जी कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? मेरे सामने देखिए उनका ट्वीट है कि जुडिशरी बिकाऊ है। अब मैं पूछना चाहता हूं, रफेल हो, चाहे सेंट्रल विस्टा का जजमेंट हो, आज डीमोनेटाइजेशन का जजमेंट हो, कम से कम इतना तो मान लो कि आपका हाजमा खराब है। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, पचा नहीं पाते हैं, कहेंगे तो हाजमोला भेज दूंगा। जवाब दीजिए सुप्रिया जी। मेरा सवाल जो है वो ये है, कांग्रेस के हाथ से क्या अब नोटबंदी का मुद्दा भी निकल गया है? क्योंकि आज कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जो उन्होंने बड़ी बात की है उसमें 4:1 से डायरेक्टली कहा है कि वैलिड फैसला था, सही जायज फैसला था, सैटिस्फाइड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन आप लोग अपना पॉलिटिकल एंटे जो है इस मुद्दे पर अपना उसी तरीके से कर रहे हैं। कोर्ट आज सही ठहरा दिया। क्या ये मुद्दा हाथ से नहीं निकल गया कांग्रेस पार्टी के? सीधा सवाल है। अंजना जी, नया साल है तो मैंने एक नया प्रण किया है
कि तार्किक बहस होनी चाहिए। उल जलूल की बात सामने वाले करें तो खुद ही एक्सपोज होते हैं। हाजमोला की बात आज तक जैसे चैनल पर आकर जिसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, नोटबंदी का डिस्कशन हो रहा है, मूर्खता की बातें शायद उनका मानसिक स्तर दिखाती है। मैं उस स्तर पे नहीं उतरूंगी। तार्किक बहस होनी चाहिए, बौद्धिक बहस होनी चाहिए। मुश्किल होगा भाजपा के लिए मैच कर पाना, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि मैच करें। आपने एक सवाल पूछा ब्लैक मनी को लेकर, और मैंने अपने पहले जवाब में भी कहा था कि ये उसकी प्रक्रिया को लेकर फैसला है। Did it meet the technicality of RBI Act 1934 Section 26? Was the RBI consulted? Yes, the RBI was consulted. ये फैसला तब का। और एक बात आपको और भी बता दूं कि इसी फैसले के चलते एक पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई छोड़ी थी, और बाद में उर्जित पटेल जिनको इन्होंने बनाया उन्होंने भी छोड़ी थी। ये मैं बता रही हूं। आपने एक सवाल पूछा काला धन। मैंने 3 आंकड़े दिए थे। यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। मेरा पहले आंकड़े का जवाब दे। कैश टू जीडीपी 2017 में कैश टू जीडीपी 8.7% था, आज 14% के पास है। कैश टू जीडीपी इतना बढ़ गया है। 72% जंप हुआ है कैश इन द इंडियन इकोनॉमी 6 साल में। आज 31 लाख करोड़ है, उसके पहले 17 लाख करोड़ था, जैसा कि मैंने कहा। और मैं फिर से एक बात पूछती हूं, क्योंकि 4 बिंदु थे ना, फेक करेंसी भी खत्म होने वाली थी। आरबीआई का डेटा है जिस पर सरकार ने मुहर लगाई है। सदन में सवाल आया था, 500 के नकली नोट में 102% का इजाफा पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ है, और 2000 रुपए के नकली नोट में 55% का इजाफा हुआ है। तो नकली नोट भी नहीं समझ पाए। 31,000 करोड़ स्विस बैंक में 14 साल में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ है। और एक बहुत पते की बात यह है कि जब हम और आप लाइन में लगकर अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे, और गरीब मजदूर जिसके कल कारखाने बंद हो रहे थे वो घर वापस जा रहा था, तब 31% सारा पैसा जो वापस आरबीआई के पास आया, उसमें 31% पैसा ऐसा था जो औसतन लोगों ने 80 लाख जमा किया था। आप 80 लाख रुपए जमा कर रही हैं, आप पैसा आप लॉन्डर कर रहे हैं पैसा, और आपको लगता है ये डिमोनेटाइजेशन बचाने के लिए था। आप हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 6 वर्षगांठ सरकार ने मना ली, एक भी वर्षगांठ में नोटबंदी का जिक्र नहीं आया, क्योंकि मोदी जी भी ये जानते थे कि ये गलत फैसला था, और इसका खामियाजा हमारी इकोनॉमी में ऐसा भुगता कि 8.3% की ग्रोथ गिरकर 4.1% हो गई कोरोना के पहले और किसी भी आपदा के पहले, यूक्रेन के पहले। क्यों नहीं इन्होंने अपनी हर वर्षगांठ पर इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि बनाया? इस फैसले का, इस बात का जवाब दे दे। छोटी छोटी चीजों को उपलब्धि बनाते हैं। 6 साल की हर वर्षगांठ पर नोटबंदी के नाम पर छू तक नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे गलत साबित हुए। नोटबंदी का सबसे ज्यादा कहर और सबसे ज्यादा प्रहार कारखानों पर, गरीबों पर, क्या आपकी सरकार धीरे धीरे किसानों पर पड़ा? नोटबंदी के फैसले पर खुद ही बैकफुट पर चली गई थी। कैश इन सर्कुलेशन, यानी जो पैसा सर्कुलेशन में है, रिजर्व बैंक का डेटा ये बताता है कि नवंबर 4, 2016 को जो 17 लाख करोड़ था, जो बार बार वो डेटा कोट कर रही हैं, वो अब 32 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है 23 दिसंबर 2022 को। कैश इन सर्कुलेशन तो बढ़ गया है सर। क्या आप लोग खुद ही बैकफुट पे चले गए? ये आरोप लगा रही हूं। मैं बता दूं, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए अंजना जी, अगर इकॉनमी बड़ी होगी तो जो कैश है इन सर्कुलेशन, हो सकता है वो नंबर्स में बड़ा हो, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो वो कम होगा। और कुछ आंकड़े मैं भी लेके आया हूं, लेकिन सबसे पहले एक बात का उत्तर जरूर दे दूं। देखिए, इन्होंने कहा कि अपनी जब भी उपलब्धियां बताती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसने नोटबंदी की बात नहीं करी। तो मैं इनसे कहूंगा कि आप देख लीजिएगा पिछले 4 साल की जो हमने उपलब्धियां बताई, तो तमाम चर्चाओं में भी हमने इसको उपलब्धि बताया, और मैंने कारण आपको बताया। और उसके अलावा जो भी सामग्री हमारी पार्टी बांटती है उसमें भी उपलब्धि बताई गई। अब इनको नहीं लगता, क्योंकि विदेशी दौरे पे बाहर चले जाते हैं, इनको नहीं पता चला होगा, गलती इनकी नहीं है। मैं आपके सामने 2-3 बिंदु और रख देता हूं। करेंसी इन सर्कुलेशन का डेटा जो मेरे पास आया है, सरकारी डेटा, मैं आपको बता दूं, ये 2016 फाइनेंशियल ईयर में
प्रतिशत था करीब, और ये 20% फाइनेंशियल ईयर 2022 में हो गया। पहली बात, कैश ट्रांजैक्शंस, जो हाउसिंग मार्केट, जो हमें पता है कि काले धन की खपत हाउसिंग मार्केट जो सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा होती है, ये 75% डिमोनेटाइजेशन के बाद कमी आई इसमें, काले धन का जो खपत होती थी। तीसरा, जो शेल कंपनीज होती थी, और शेल कंपनीज का सहारा तो नेशनल हेराल्ड में भी लिया गया है, कांग्रेस पार्टी ने भी लिया है, तो इनको खलता होगा। लेकिन 3,80,000 शेल कंपनीज ऐसी हैं जिनको डी रजिस्टर किया गया डिमोनेटाइजेशन के बाद उसी की वजह से, और 4.5 लाख ऐसे लोग हैं डायरेक्टर्स जो शेल कंपनी में थे, इनको भी स्ट्राइक ऑफ किया गया। और एक बात मैं और कहूंगा, एक बड़ा प्रहार यह भी किया श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो विदेशों में काला धन था ना, अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, उसके तहत करीब 64,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने सरकारी कोष में अर्जित किया है। अब ये 4 उपलब्धियां मैंने पहले बताई, 4 दोबारा बताई, लेकिन मेरा जो सवाल है कि जब न्यायपालिका का फैसला आता है तो कम से कम राहुल गांधी इस बात पे तो माफी मांगे कि ये तुगलकी फरमान नहीं था। पी चिदम्बरम इस बात पे तो माफी मांगे कि 4 जजेस ने क्या कहा जो देश का कानून बन गया आज, उसकी आपने चर्चा नहीं करी, और एक जज ने जो अपना फैसला सुनाया उसको आप ट्वीट करके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। और इस बात पे मैं कहना चाहता हूं, इनकी गलती नहीं है, ये न्यायपालिका का सम्मान ही नहीं करते। अंजना जी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इनसे पूछेंगे, रफेल का फैसला, सेंट्रल विस्टा का फैसला और आज नोटबंदी का फैसला इनके खिलाफ अगर आता है तो क्या ये नहीं दर्शाता कि जनता तो इनको कब का लताड़ चुकी थी। अब तो न्यायपालिका ने भी आपको जवाब दिया है कि इस तरह से विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। धन्यवाद। अब सुप्रिया जी, 3 सवाल है आपसे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर ये बैकफुट पर है, ये लोग नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं, तो अब तो आप लोग भी नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता चल गया था कि चुनाव दर चुनाव जो राजनीतिक तरीके से पॉलिटिकल आयाम है उसमें वो जीतते चले जा रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, डीमोनेटाइजेशन यानी लोगों की जेब में या फिर खुला उनके घरों में जो 1000 के नोट थे उनको क्वॉश कर देना, डिस्क्वालीफाई कर देना, इतना अनपॉपुलर फैसला लिया था नरेंद्र मोदी ने। बहुत अनपॉपुलर, आप भी मानती होंगी, लोगों के लिए तो बहुत ही, जिनका पैसा जा रहा होगा, जो उसका कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए तो बहुत ही अनपॉपुलर होगा। लेकिन बावजूद इसके लोग उनके लिए वोट करते रहे। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से यह क्या कहता है मोदी के बारे में? पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपसे सवाल। अंजना जी, मैं थोड़ी बहुत समझ इकोनॉमी की, बिल्कुल, लेकिन थोड़ी बहुत क्योंकि इकोनॉमी की समझ रखती हूं, तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का, तबाह करने का, बेड़ा गर्क करने का काम जो डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी ने किया, वैसा सरकार के किसी और फैसले ने नहीं किया। वो जो ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था तो फिर खड़ी नहीं हो पाई। 120 लोगों की जानें गई थी डिमोनेटाइजेशन के दौरान, मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं जो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ उसकी वजह से, जो एमएसएमईज बंद हुए, जो कल कारखाने बंद हुए। आप हर चीज को अगर पॉलिटिकल डिविडेंड और इलेक्शन की आई से देखिएगा, मेरे ख्याल से वो गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि जब 99.3% नोटबंदी की हुआ फैसला का पैसा वापस आरबीआई के पास आ जाता है और वो पॉजिटिव करेंसी बन जाता है, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उन गरीब लोगों का हुआ जो बेचारे थोड़ा, या गृहिणियों का हुआ जो घर की बचत से बचाकर पैसा रखती थी, क्योंकि 31% तो ये वो पैसा था जो 80 लाख रुपए के एक आदमी ने जमा कराया, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू जमा कराया गया, गुजरात जैसी जगहों पर जो जमा हुआ। ये सारी बातें अब मेरे सवाल पे आइए, अभी तक हम लोग इसके आर्थिक आयाम पे ही बात कर रहे हैं। अब मैं चर्चा पॉलिटिकल ला रही हूं, उस पर जवाब तो दीजिए। इतना अलोकप्रिय फैसला लेने के बावजूद मोदी की लोकप्रियता उछाल मारती गई, क्यों? अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं इसका जवाब आपको दूंगी, और इसलिए दूंगी क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई और ऐसा कोई मोदी जी नहीं जीत रहे थे। उसके बाद 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद मोदी जी मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे।
मोदी जी कर्नाटक और गोवा भी हारे, लेकिन पैसे और एजेंसीज के बल पर उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया और वही काम उन्होंने कर्नाटक में किया। तो वो कोई जीतते हुए नहीं हारे। इस बार भी उन्होंने हिमाचल हारा। तो ये जो एक बनाया जाता है ना माहौल की, वो हर जगह जीतते गए। जी नहीं, बंगाल भी हारे, भले ममता जी ने हराया, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जीतते नहीं आ रहे। हाँ, वो उत्तर प्रदेश जीत गए। नहीं, अरे बाकी चुनावों की भी बात करिए, लोगों पर इम्पैक्ट हुआ उसका। जो चुनाव का नतीजा होता है या जो चुनाव के परिणाम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ये कह देना कि क्योंकि वो लोकसभा जीत गए तो भारत के लोगों ने नोटबंदी पर ठप्पा लगा दिया, मुझे लगता है आप जैसी प्रबुद्ध जो पॉलिटिकल एनालिसिस समझती हैं, मुझे लगता है ये कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस है कि नोटबंदी के वजह से वो चुनाव जीतते गए। चलिए सवाल पलट के आपसे एक बार छोटा सा, गौरव जी एक सवाल पलट के नतीजे का, ठीक है, इस सवाल को पलट के मैं एक बार फिर से आपसे पूछूं, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि गौरव जी की बारी है। देखिए, अगर इतने अनपॉपुलर फैसले के बावजूद, अलोकप्रिय फैसले के बावजूद वो जीतते हैं, तो ये राहुल गांधी की क्षमता या फिर विपक्षी नेताओं की क्षमता पर क्या कहता है? मुझे नहीं लगता ये उनकी क्षमता पे कुछ भी कहता है। मुझे ये लगता है कि सरकार कैसे मुद्दों से गुमराह कर सकती है ये उस पर ले जाता है। जनता गुमराह होकर वोट करती है। एक पर्टिकुलर चीज की अफीम चटाई हुई है लोगों को, जो उतर रहा है वो नशा उतर भी रहा है लोगों के उसमें से। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही हूं जब जनता वोट करती है तो बहुत सारे कारण होते हैं। जनता ने सिर्फ नोटबंदी के बेसिस पर वोट नहीं दिया था, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद मोदी जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक बुरी तरह से हारे थे। उसके तुरंत बाद ठीक है, गौरव जी इस पर जवाब दीजिए। 2016 के बाद का ये फैसला, उसके बाद के विधानसभा चुनाव में आपकी हार, अगर लोकसभा में जीत उस पर मुहर है तो विधानसभाओं में हार उस पर नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है जनता का? अंजना जी, कुछ सवाल हमने भी पूछे थे। इन्होंने जो सवाल पूछे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ मैंने बताया, फायदे भी बताए। लेकिन जब मैंने पूछा कि राहुल गांधी ने तुगलकी फरमान बताया, आज माफी तो मांग ले कम से कम, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। पी चिदम्बरम एक जज का जो फैसला है उसके बारे में ट्वीट करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी की जजमेंट है उस पर क्यों नहीं कह रहे? उस पर भी कोई फैसला नहीं दिया। मैंने इनको बताया, मैनिफेस्टो में इनके लिखा था कि नोटबंदी एक गलत निर्णय है और इससे नुकसान हुआ सबका। 2019 का चुनाव हार गए, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके बाद हुआ था और इनकी कितनी सीटें आई थी? 7 सीटें आई थी, हमारी सरकार बनी थी। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। खैर, इन्होंने बताया अर्थव्यवस्था की ये थोड़ी समझ रखते हैं। मैं भी इन्हें बता दूं कि कानून की ठीक ठाक समझ मैं भी रखता हूं। मैं इनको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब संवैधानिक पीठ के 4 न्यायमूर्ति एक बात कह दे वो देश का कानून हो जाता है। आप उसको आज ये नहीं बता रहे कि ये कानून है और आपसे गलती हुई है। आप बार बार डिसेंटिंग ओपिनियन बता रहे हैं। इसीलिए अंजना जी, राफेल हो, सेंट्रल विस्टा हो, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, राहुल गांधी क्यों कहते हैं ना कि ये न्यायपालिका 2 लोग चलाते हैं। अब हमें समझ में आ गया, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ईवीएम, कंट्रोलर जनरल का ऑफिस, राहुल गांधी की आस्था इन सब में है ही नहीं। मैं 1-2 बातें आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। देखिए, तथ्यों पे बात हो, ये वक्तव्य जयराम रमेश जी का आया है और जयराम रमेश जी ने इसमें 3 बिंदु बड़े मुखर तरीके से उठाए हैं। पहला, उन्होंने बताया है एमएसएमई को नुकसान हुआ। तो एमएसएमई के बारे में मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई क्षेत्र, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कोलैटरल फ्री लोन्स की बात करी और 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को उपलब्ध कराया। एमएसएमई बड़ा है नोटबंदी के बाद। 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी थ्रू रिडक्शन इन टीडीएस हमने जो है क्रिएट करी है। और इसके अलावा दूसरा बात इन्होंने जो कही है, वो इन्होंने कही है कि इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो कम हो गई। तो एक आंकड़ा मैं लेके बैठा हूं, सरकारी आंकड़ा है। नोटबंदी 2016 और जीडीपी ग्रोथ रेट रही 8.26, 2017 में 6.8 और 2018 में 6.53 रही। और इसकी तुलना अगर आप कर लें, 2011 में 5 थी, 2012 में 5.4% थी और 2008 में 3 थी। ये क्या दर्शाता है कि नियत, नीति और प्रक्रिया सही थी, फैसला सही था
और कड़े ठोस फैसले लेने के बावजूद जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूती से आगे बढ़ी, काला धन पकड़ा गया और सफेद धन की उपज हुई। लोगों ने कहा कि अब हम फॉर्मल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरी बात जो इन्होंने कही है वो रोजगार की कही है। तो हम लोग तो बहुत गर्व से ये बताते हैं, 2021 का जब डेटा आया ईपीएफओ का, तो एक साल में 1,30,00,000 नई नौकरियां लगी। ये ईपीएफओ डेटा कहता है जो आखिरी आया था साल का। दूसरा, हमने कहा 37-38 करोड़ हमने मुद्रा योजना में लोन दिए। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप सीएमआई का देखें तो जो राजस्थान है कांग्रेस शासित राज्य, वहां पे बेरोजगारी दर है 28.5%, झारखंड में है 18% और भाजपा के जो कुछ राज्य हैं, असम में 4.7, गुजरात में 2.3, कर्नाटका में 2.5, मध्य प्रदेश में 3.2, महाराष्ट्र में 3.1। और ये कब है? जब कोविड महामारी की लहरें आई, लेकिन भारत एकजुट होकर मजबूती से सामना करता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ जिसने हमारी अर्थव्यवस्था पे भी एक चोट पहुंचाई, लेकिन भारत जो है आत्मनिर्भर था और वो मजबूती से खड़ा रहा। तो मैंने आपको बताया जो जो बिंदु इन्होंने उठाए हैं सब आधारहीन है, ना इनकी आस्था राजनीतिक प्रक्रिया में है और ना न्यायिक प्रक्रिया में। ठीक है, तीन बड़ी बातें सुप्रिया जी फिर वहीं पर पहुंचती हैं। एक सवाल वो पूछ रहे हैं कि जो जितनी संस्थानें हैं उन सब पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर जुडिशरी सब पर आप लोग सवाल खड़े करते हैं। आज भी जो डिसेंट वाला एक फैसला था एक लेडी जज का, उसको आप लोग सर्वोपरि करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। जीएसटी पर कितने सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी ने? देखिए जीएसटी कलेक्शन, और मुझे तो लगता है सुप्रिया जी आप भी चूंकि इकोनॉमी को समझती हैं, 1.5 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है दिसंबर 2022 का, ये भारत को इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में जो हम पूरे विश्व ने एक मंदी का दौर देखा, उसमें बहुत योगदान है इस जीएसटी का। जीएसटी लागू होना और उससे जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शंस, क्या ये एक अच्छा फैसला नहीं था? दोनों पर आपका जवाब, एक तो संस्थाओं को लेकर उस पर खड़े करना और दूसरा ये। एक, मैं कहती हूं दो नहीं, एक प्रबुद्ध इकोनॉमिस्ट मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिए जो आकर ये कहे कि नोटबंदी का फैसला बहुत बढ़िया था। मैं तो चैलेंज करती हूं, इतना बढ़िया फैसला था और इन्होंने गुमराह करने का लोगों को काम किया ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने, और मैंने तो माइनॉरिटी को एक बार रेफर किया अपने पिछले 34 मिनट में, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने यह कहा कि 1934 की आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 का पालन हुआ। उन्होंने कहा प्रक्रिया ठीक अपनाई गई थी। उन्होंने इसके परिणाम पर, इसके दुष्परिणाम पर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मैं कहती हूं एक इकोनॉमिस्ट लाके यहां खड़ा कर दीजिए जो बोले नोटबंदी का फैसला सही था। मैं तो कहती हूं नया साल है, नया हुनर, नया हौसला दिखाना चाहिए। इतना बढ़िया फैसला आपने किया जिसके इतने बढ़िया परिणाम हुए जो यहां गिनाए जा रहे हैं। मोदी जी को और निर्मला जी को लाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए और लोगों को बताइए कि कितना बढ़िया फैसला था डिमोनेटाइजेशन का। मैं तो बार बार कह रही हूं, जिस नोटबंदी को लुप्त करना चाह रहे थे मोदी जी, वो दोबारा से चर्चा में आ गई। मोदी जी तो नोटबंदी शब्द, एक अच्छे दिन और एक नोटबंदी, ये तीन शब्द बोले ही नहीं जाते हैं बीजेपी के द्वारा, बिल्कुल मुंह पर टेप लग जाता है। जीएसटी पर भी बोल दीजिए, जीएसटी पर भी बोल दीजिए जो सवाल मैंने पूछा। एनिवर्सरी बोल रही हूँ, उस पर बोल रही हूँ, वो टेक्निकल बात है उस पर बोलूंगी। 6 साल का एनिवर्सरी डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, नोटबंदी कहीं नहीं दिखेगा, ये मैं दावे के साथ कह रही हूं, पूरे उठाकर देखें। जीएसटी के बारे में अंजना जी थोड़ा सा टैक्स समझना पड़ेगा। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी इस देश का सबसे अमीर आदमी और इस देश का रिक्शा चलाने वाला भी एक ही देता है। जब वो ब्रेड खरीदेगा या जब वो माचिस की डब्बी खरीदेगा या चाय की पत्ती खरीदेगा या आटा खरीदेगा, जो मोदी जी की दया रही, उस पर वो वही जीएसटी देगा जो इस देश का सबसे अमीर आदमी देगा। ये कंजम्पशन टैक्स है। इस टैक्स पर ये कहना कि वाह वाह कितना टैक्स आ रहा है, ये एक्चुअली हास्यास्पद है। कंजम्पशन टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा जाता है। टैक्स की समझ रखने वाले ये जरूर बताएंगे, कंजम्पशन टैक्स को डीमेरिट टैक्स इसीलिए कहा जाता है जिससे कि गरीबों और अमीरों पर इसका एक तरह का प्रहार होता है। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए, इतनी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और बेसिक चीजें बाहर होनी चाहिए।
इनकी कृपा तो ऐसी रही कि आटे को भी जीएसटी में ला दिया। तो जब आटे पर जीएसटी देना पड़ रहा है तो वो आएगा ना इस कलेक्शन में। अब आदमी भूखा तो फाके मार के नहीं मरेगा क्योंकि मोदी जी ने आटे पर जीएसटी लगा दिया या दही पर जीएसटी लगा दिया, आदमी खाएगा ही, इसलिए कलेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये कलेक्शन एक्चुअली डीमेरिट कलेक्शन है, ये कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड बैड। ये टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी। इतना उत्कृष्ट फैसला जो लिया गया नोटबंदी का, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। अरे 9 साल में मोदी जी भी एक बार तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने ही फैसले को सही ठहराएं। एक पढ़ दे, सवाल ना ले, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दे, लेकिन करे तो सही। इतनी बड़ी बात कर दी, काहे नहीं आके अपना फैसला सही सुनाते हैं। 6 साल में नाम नहीं लिया गया नोटबंदी का दोबारा से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें। देखिए अंजना जी, होता क्या है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ही यहाँ वक्तव्य दिए जाते हैं। मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। एक प्रवक्ता वही बात रखता है जो पार्टी की लाइन होती है। मान लीजिए हमसे कोई वरिष्ठ नेता कोई और लाइन ले ले तो प्रवक्ता आके क्या ये कह सकता है? क्या गौरव भाटिया की इतनी हैसियत है कि वो कह दे कि नहीं भाई मैंने तो नहीं कहा? अभी यहाँ हमारी साथी हैं, उन्होंने कहा मैंने तो माइनॉरिटी जजमेंट का एक बार नाम भी नहीं लिया। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले ये पी चिदम्बरम के ट्वीट हैं। सारे ट्वीट की कॉपी लेके मैं बैठा हूं क्योंकि कई बार ये लोग झूठ बोल देते हैं, फिर कहते हैं ऐसा है नहीं। इसमें माइनॉरिटी जजमेंट गिन लीजिएगा कितनी बार उन्होंने कहा, और मेजॉरिटी जजमेंट क्या है ये नहीं बताया। अब ये देखिए जयराम रमेश जी का, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो वक्तव्य है वो क्या कहता है, एक लाइन पढ़ता हूं। एक माननीय न्यायाधीश ने अपनी असहमति दर्ज करते हुए कहा है कि संसद को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। देखिए अब आप मुझे बताइए, क्या प्रवक्ता जो वरिष्ठ नेता है उनका बयान काट के चर्चा में ये कह सकता है कि भाई मैंने तो नहीं कहा? रे आपने कहा या नहीं कहा, हम क्या करें? आपकी पार्टी तो यही कह रही है। तो ये दर्शाता है कि इनके प्रवक्ता और लीडर की ट्यूनिंग ही नहीं बैठी है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी को माफी मैं फिर कहूंगा मांगनी चाहिए। उनका एक ट्वीट है मेरे हाथ में। जब नोटबंदी का फैसला हुआ उसके बाद एक प्रधानमंत्री पे उलूल जुलूल के वक्तव्य देना उनका चरित्र है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था अंजना जी? उन्होंने कहा था नोटबंदी सोच समझकर किया गया एक क्रूर षड्यंत्र था। ये वैसा ही है जैसा आप कहें कि सरेंडर मोदी। मैंने बार बार कहा है नरेंद्र मोदी जी से ये लोग इतनी नफरत करते हैं, ये खुद भूल जाते हैं कि कोई निर्णय अच्छा अगर देश हित में है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप विपक्ष में है तो उसका विरोध ही करना होगा, आप उसके पक्ष में भी खड़े हो सकते हैं। और उसी बात पे जनता ने मोहर लगाई और आज न्यायालय ने मोहर लगाई। तीसरी बात जो बड़ी है, आप याद करिए अंजना जी किस तरह के फिस्कल जो हमारे रिफॉर्म्स है वो आए। इंसॉल्वेंसी कोड लाने वाला कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जीएसटी जिसका ये जिक्र कर रहे थे, आपने सही कहा, 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर आज टैक्स आ रहा है कलेक्शन तो इनको दर्द हो रहा है। और इसी इंसॉल्वेंसी कोड की तारीफ सर्वोच्च न्यायालय ने करी। अंत की एक पंक्ति है जो दिखाते हुए बता रहा हूं। उन्होंने कहा ये जो कानून आया है ये देश हित में है और इससे करीब 1,20,000 करोड़ रुपए रिकवरी हो रही है, और ये 2019 की बात है। मेरा कहने का बस इतना ही प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आउटकम क्या हुआ सर? 1000 हटा के 2000 वाले भर दिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये केवल विरोध करती है, हर बात का विरोध करती है। मौका दीजिए। 1000 हटा के सर 2000 वाले गुलाबी भर दिए। अब समझ नहीं पा रहे अंजना जी, जहां जहां कलेक्शन होता है, जहां जहां पर रेड्स होती हैं, पहाड़ मिलता है गुलाबी नोटों का। तो किया क्या फिर गौरव जी? अंजना जी, काला धन पे कुछ तो बोलिए सर। काला धन 4.5 लाख करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं कार्रवाई में। ईडी और सीबीआई पिंजरे का तोता था, अब नहीं है अंजना जी। मैं बोल लूं, अपनी बात पूरी कर लूं। बस एक लाइन में कीजिए, मुझे सुप्रिया जी से एक जवाब मैं आपको बता रहा हूं 4.5 लाख करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। काला धन वापस आया है, काला धन वापस आया है। आप याद करिए
सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फटकार नहीं लगाई थी सरकार को ये कह के कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। आज सीबीआई और ईडी जब भ्रष्टाचारियों को काट रहा है तो दुख की बात है कि भारत का जो विपक्षी पार्टी का गांधी परिवार है वो भ्रष्टाचारी है, जिसको सुप्रिया जी ईडी से और अब एक जवाब सीबीआई ले काट लीजिए, रही सुप्रिया है क्योंकि उन्होंने जनता को लूटा है। सुप्रिया जी पी चिदम्बरम साहब है ना, अब ये कोई छोटे मोटे आपके नेता नहीं अंजना है। जी आपकी पार्टी एक में मिनट तो अंजना जितना जी। हम लोगों की समझ है सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट के नहीं। तौर पर उन्हें देखा जाता है वो मनमोहन सिंह। जब वो डिसेंट वाले एक फैसले को इतना प्ले अप कर रहे हैं तो ये सवाल तो बनता है जो बार बार पूछा जा रहा है। अब इस पर आप लोगों को फाइलें बंद कर देनी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन को टेक्निकली ही सही सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे में उसको जजमेंट में सही ठहरा दिया है। नहीं, अभी बोलते बोलते बहुत बड़ी बात बोल गए भाजपा के प्रवक्ता, कुछ ट्यूनिंग की बात कर रहे थे। 2000 रुपए के नोट तो आरबीआई ने छापना बंद कर दिया है। कौन सी ट्यूनिंग है भैया ये? और सुशील मोदी आप ही के सांसद है ना, आप ही के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जीएसटी काउंसिल में थे। वो खड़े होकर सदन में कहते हैं 2000 रुपए पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इससे जमाखोरी हो रही है, इससे लूटखोरी हो रही है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। गौरव जी पूरा कर लें दीजिए। गौरव जी अभी नहीं, बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। नहीं, आप प्रश्न का उत्तर नहीं थोड़ी दे रही तमीज मैडम। से डिबेट कर रहे हैं। सुशील मोदी इनके सांसद है। ट्यूनिंग तो ऐसी है, खड़े होकर सदन में बोलते हैं 2000 रुपए का नोट जो है वो बंद कर दीजिए। आरबीआई का कहना है हमने 2000 रुपए का नोट छापना बंद कर दिया, इतना पैसा खर्चा हुआ था, रिकैलिब्रेट हुई थी एटीएम की मशीन, प्रिंटिंग हुई थी 30-30 हजार करोड़ की, सब छापना बंद कर दिया। तो भाई मैं तो चैलेंज देती हूं, कुछ मत करिए, 2000 रुपए पर नोटबंदी लगा दीजिए। आप लगा नहीं पाइएगा, आपको चैलेंज के साथ कहती हूं। और इसलिए नहीं लगा पाइएगा क्योंकि आपके एक तुगलकी फरमान ने इस देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप फिर से वही करिएगा। अगर हिम्मत है और हौसला है तो 2000 रुपए के नोट पर लगाइए, छोटा सा जवाब। नोटबंदी। हिम्मत नहीं है आपकी, ना जिगर है, ना हौसला है, ना आर्थिक समझ है। और सुशील मोदी क्या अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे आपके उप मुख्यमंत्री थे, आपके सांसद थे, कराइए तो उत्तर दे अर्थव्यवस्था ठीक है, जवाब सुन लीजिए। वित्त मंत्री रह चुके हैं, जीएसटी काउंसिल में शांति थे। नहीं कराती कौन सी अंजना जी, जब ट्यूनिंग मेरी थी? बारी आती कौन है सी तो आप ट्यूनिंग थी? शांत मैं भी कराइए ट्यूनिंग ना। ठीक, समझना चाहती सुप्रिया हूँ। जी, मुझे अब प्लीज, लगता है सुप्रिया जी, अब बिहार जवाब सुन के- लीजिए ना। बिहार के रविशंकर प्रसाद और बिहार के ही सुशील मोदी में बड़ी अनबन है। सुशील अच्छा, मोदी ठीक है। जी अनबन पे अलग से बैठेंगे एक दिन। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, इनके नेताओं के अनबन पे अलग से बैठेंगे। गौरव जी जवाब दीजिए। जबरदस्त मतभेद सामने सुशील आ मोदी गए। कह रहे 2000 के नोट बंद बहुत कर बड़ी देने अनबन चाहिए। है, नहीं तो वो कह रहे हैं बांध से खत्म कर दो, ये कहते हैं बहुत अच्छा ठीक है सुप्रिया जी। अरे हिम्मत ही सुप्रिया नहीं जी, है, ये क्या ठीक कर है। पाएंगे? गौरव, अंजना जी शांत नहीं करा पा रही हैं आप, फिर मैं बीच में बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। हाँ, दो बातें कहता हूं। अभी आप देखिए बीच में मेरे बोले अनबन थे, अब क्या मैं बीच होती में है जब बोलूंगी। अशोक आप गहलोत बीच में सचिन बोले थे पायलट मेरे। को गद्दार मैं बुला नहीं देते बोलूंगी। हैं, सुप्रिया, उप मुख्यमंत्री पे राजद्रोह का मुकदमा लगवा देते हैं। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं अंजना जी, दूसरी बात, हिम्मत की बात कर रही है ना, पीएफआई को बैन किया, काला धन आता था पीएफआई में, पीएफआई के आतंक के मुकदमे किसने हटाए थे? कर्नाटका में सिद्धारमैया थे, इनकी सरकार थी। हमारी हिम्मत थी तो हमने घुस के ठोका पाकिस्तान को। आप तो चीन से समझौता करके रिश्वत ले रहे थे। हिम्मत की बात मत करिएगा। अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन ले आए, जीएसटी लागू हो गया, नोटबंदी करी। आपने क्या करा? झुंझुना हिलाया या राहुल गांधी को लॉलीपॉप खिलाया? बीच में क्यों बोल रही है मैडम? बीच में क्यों लॉलीपॉप बोला तो आप बीच में बोलने लगे। टाइम खत्म हो रहा है, टाइम जब खत्म हो रहा लॉलीपॉप कोई है। बोलता है बीच में बोलने लग उनको बात जाती पूरी है। करनी है। मैडम अंजना जी देखिए, अंजना जी ये गलत बात है। अरे एक अब ही- देखिए, एक अब आपको बात नहीं हौसला, सुनाई बात देगा। हौसला हो गया। अब आपको नहीं सुनाई देगा। इतना दुख था कि आवाज- 12 किलोमीटर तक लगातार लड़की को घसीटता रहा और उसकी हत्या कर दी। सुनिए, किया है शायद। उस पर अंजना जी मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, अगर आप समय दे देंगी। बोलिए नहीं तो गौरव ये जी, बोलिए, आप चिल्लाती अपनी है बात मैडम। बोलिए, आपकी आवाज जा मैडम रही का तो है। हक है, गाली दे सकती हैं, बोलिए, गर्दन बोलिए। हिला सकती है जल्दी से स्प्रिंग करें। वाली। मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, मनोज हाँ, मित्तल पर बोल धन्यवाद। सकते हैं ये? एक शब्द बोलेंगे? इनका भाजपा का नेता नहीं, अंजना जी, होता क्या है ना, हम लोग शिष्टाचार- आवाज नीचे कीजिए। एक बार गौरव जी जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिखा एक दीजिए। व्यक्ति बोल गौरव जी एक लाइन में जवाब देना होगा, टाइम खत्म हो गया। ये हमारी सीख है। अंजना जी है,
कोई जवाब इनको देने की आवश्यकता नहीं है। इनके गाल पे कस के थप्पड़ पड़ा है सर्वोच्च कुछ नहीं बोल पाएंगे न्यायालय। मनोज मुझे जी। जवाब चलिए नहीं, बहस जवाब अनंत राहुल गांधी को है, देना। बहस अनंत है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।